बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि ब्रॉडली यूज़ होता है रिसर्च में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसर्च के हवाले से। तो इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्पीसीज में इसकी एनालिसिस करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट है हमारे पास क्या, तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है इसमें एक इसकी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, कहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है, हाउ टू कैलकुलेट द काई स्क्वायर टेस्ट, दैट्स द कैलकुलेशन ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट, condition for the application of the test और examples, and last में हम डिस्कस करेंगे यार्ड्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है समझना, जो स्टेटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं। एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट, द टेस्ट इन विच द पॉपुलेशन constants like mean, standard deviation, standard error, correlation, coefficient, proportion, etc. and the data tend to follow the assumed or established distribution such as normal, binomial और Poisson। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसके लिए हमें assumptions की ज़रूरत होती है। अगर वो एज्यूम नहीं करेगा एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो फिर हम पैरामेट्रिक टेस्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे पास टी टेस्ट है, हमारे पास एफ टेस्ट है, जी टेस्ट है, ये हमारे पास सारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करेगा। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च यूज़ करते हैं, जिसके पास स्टैटिस्टिक की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, तो उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पशंस है उसकी ज़रूरत नहीं होती। द टेस्ट इन विच नो कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ यूज, data do not follow any specific distribution and no assumption are made in these tests। तो इस तरह के टेस्ट के लिए हमें कुछ जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके अलावा हमें इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती कि ये किसी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करेगा, बल्कि आप किसी किस्म की रॉ डाटा लेके आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट। To classify good, better and best, we just allocate arbitrary numbers or marks to each category। तो ये हम आर्बिट्री जो नंबर्स, मार्क्स वगैरह है और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए वो हम यूज़ करते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक में जिस तरह हमारे पास ये काई स्क्वायर भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काल्मगोरो है, क्रुस्कुलवालीज है, रन टेस्ट है, इस तरह एट्सेट्रा हमारे पास बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? इट इज़ अ डेफिनेट दैट्स अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसा कि मीन है, म्यू, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन है, दैट्स इस हमारे सिग्मा। तो उसके हवाले से हम कोई भी स्टेटमेंट्स जो है वो हम कंसिडर एज्यूम करते हैं, ये है हमारे पास हाइपोथेसिस। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब नल हाइपोथेसिस क्या है? दैट्स नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट नो एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू क्रॉस टेबुलेटेड वेरिएबल्स इन विच the population, and therefore the variables are statistically independent। तो ये नॉर्मली हम जो नल हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ अ पॉसिबली फॉर रिजेक्शन, जो कि हमारे पास 5% जो चांसेस होते हैं, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंस लेवल के हमारे पास जो
नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हम पॉसिबली रिजेक्शन के लिए ज्यूम करते हैं, और जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होता है। तो यहाँ पे वी वांट टू कंपेयर टू मेथड्स A and methods B for its superiority, and if the assumption is that both methods are equally good, then this assumption is called a null hypothesis, that the both जो methods हैं वो independent है, they have no relation, or we can say कि हमारे पास जो दो methods हैं they are same good, they have same intensity, their effects। तो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो दोनों सेम हैं, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। अब अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम कंसिडर करेंगे, दैट्स proposes that the two variables are related in the population. If we assume that from two methods, method A is superior than method B, then this assumption is called alternative hypothesis. तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा हमारे पास नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस एज्यूम कर रहा है कि दोनों मेथड जो है वो हमारे पास सेम है, जबकि यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारा क्लेम है कि मेथड ए जो है वो ज़्यादा बेहतर मेथड है मेथड बी से, दैट्स मोर एफिशिएंट। और ये क्लेम हमारा कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एविडेंस कि हमारे पास इसमें डिफरेंस है। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Now, another very important term we are using, degree of freedom. What is degree of freedom? So, degree of freedom, it denotes the extent of independence, freedom enjoyed by a given set of observed frequencies. Suppose we are given a set of observed frequencies which are subjected to k independent constraints, restrictions. Then degree of freedom is number of frequencies my number of independent constraints. तो आपके पास जो independent है, जो आपके पास freedom है, वो आप number of frequencies से subtract करते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास contingency table हम यूज़ करते हैं chi square के लिए, और हमारे पास R रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, जबकि C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास R-1, दैट इज रोज, टोटल रोज -1, एंड दैट्स प्रोडक्ट ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन काई स्क्वायर, जो कि हम टेबल्स यूज़ करते हैं इसके लिए, कंटिजेंसी टेबल्स, तो यहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम्स होंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में हमारे पास रोज -1 इंटू कॉलम्स -1 के बराबर होंगे। अच्छा, अब आते हैं कि कंटिजेंसी टेबल हमारे पास क्या है। व्हेन द टेबल इज प्रेजेंटेड बाय एनुमरेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा बाय एंटरिंग द एक्चुअल सेट्स ऑफ इवेंट्स, दैट टेबल इज कॉल्ड द कंटिजेंसी टेबल्स। It is also called as an association table. Association table हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो association term है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, दैट इज़ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगोरिकल डेटा को हम एक टेबल में अरेंज करते हैं, दैट इज़ हमारे पास जो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कंटिजेंसी टेबल कहते हैं कि हमारे पास इसमें जो एट्रीब्यूट्स, टोटल एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव डेटा। अब आते हैं हम जो हमारा ये वीडियो जिसके बारे में है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर की यहाँ पे हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि काई स्क्वायर हमारे पास क्या है। The chi-square test is an important test amongst the several tests of significance developed by statisticians.
तो हम इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, कार्ल पेयरसन जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल पेयरसन इन 1900. So the chi-square test is a non-parametric test not based on any assumption of distribution of any variable. तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिस तरह हमने पढ़ा अभी कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पशंस की ज़रूरत नहीं होती कि ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। This statistical test follows a specific distribution known as chi-square. इसकी जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास क्यू ग्राफ इसका होता है, तो उसको हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो ये एज्यूम करते हैं। In general, the test we use to measure the differences between what is observed and what is expected according to assumed hypothesis called the chi-square test. तो हमारे पास observed data होगा, हमारे पास expected frequencies होंगे, तो हम observed और frequencies जो frequencies है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या उसमें significant difference exist कर रहा है या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। जिस तरह नल हाइपोथेसिस में हमारे पास द बोथ एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड आर सेम, जबकि हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। Important characteristic of chi-square test. This test is a non-parametric test, is based on frequencies and not on the parameters like mean and standard deviation. जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा भी कि चूँकि ये तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम नहीं कर रहा है और ये टोटली बेस्ड कर रहा है हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहा है उससे ही हमने इसको रन करना है। तो हमारे पास ये जो टेस्ट है ये बेस नहीं कर रहा है जो पैरामीटर्स है। अब पॉपुलेशन एक मीन ऑफ द पॉपुलेशन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज डी ऑफ द पॉपुलेशन। तो चूंकि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, एज्यूम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास जो टोटली कलेक्टेड डेटा है उसी से हम इसकी जो वैल्यूज़ है, जो एनालिसिस है वो या जो रिजल्ट्स है उस पर हम अपनी डेटा से ही रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करेंगे। द टेस्ट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड इज़ नॉट यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जब हम यूज़ करते हैं तो एस्टिमेशन में हमारे पास पैरामेट्रिक, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जब आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे तो वो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे कलेक्टेड डेटा से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इज़ नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इसमें हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो क्लेम है हमारा उसको हम जस्टिफाई करने के लिए या उसको चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। This test can also be applied to a complex contingency table with several classes and as such a very useful test in research work. तो हमारे पास 2x2 contingency टेबल भी होता है, हमारे पास डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम्स भी होते हैं कि कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए कंटिजेंसी टेबल में तो उस सूरत में हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। This test is an important non-parametric test as no rigid assumptions are necessary with regard to the type of the population. Not a need of parameter values and relatively less mathematically details are involved. तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास एग्जाम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी टेस्ट को, पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एग्जाम्पशन को चेक करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम फिर वो टेस्ट अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं। तो काई स्क्वायर हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप बगैर किसी एग्जाम्पशन के
और न ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो कम्प्लेक्सिटी है उसके बगैर ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डेटा की एनालिसिस के लिए। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसा कि हम ये यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल होता है और उसमें जो रिजल्ट्स हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो कि आप न्यूमेरिकली नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये काई स्क्वायर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेस्ट enables us to explain whether or not two attributes are associated। तो हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि द सब्जेक्ट was efficient, less efficient, more efficient, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास आएंगे। तो हम उसकी एसोसिएशन को चेक करते हैं कि एसोसिएशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। फॉर इंस्टेंट वी मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर अ न्यू मेडिसिन इज इफेक्टिव in controlling fever or not. Chi-square test is useful. So in the field of that's in medical field is important, जो कि एक नई मेडिसिन अगर हम यूज़ करें तो हम उसकी इफेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि जो एग्जिस्ट मेडिसिन है उसको हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और फिर ये न्यू मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो इसकी इफ़ेक्ट्स को हम चेक कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये प्रोवाइड करेगा कि क्या ये इफेक्टिव थे या नहीं थे। इन सच सिचुएशन वी प्रोसीड वेदर द नल हाइपोथेसिस that the two attributes new medicine and control of fever are independent, which means that the new medicine is not effective. So that's our null hypothesis. Null hypothesis is that the new medicine is not effective, while the alternative hypothesis is that the medicine is effective in control of fever. Chi-square calculated is greater than chi-square tabulated at a certain level of significance for given degrees of freedom, the null hypothesis is rejected। जैसा कि नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई भी टेस्ट हो, पैरामेट्रिक हो, नॉन पैरामेट्रिक हो, उसके लिए सेम कंडीशन है। आपकी जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है डेटा से, वो आपकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू जो कि टेबल वैल्यूज़ हैं उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेटर है तो फिर आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो इंडिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और हम यही कहेंगे कि द बोथ आर इंडिपेंडेंट, लाइक द मेडिसिन एंड द कंट्रोल ऑफ फीवर आर डिपेंडेंट। जो कि मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव है इन कंट्रोलिंग ऑफ फीवर। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस है काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से, तो फिर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि जो मेडिसिन है इन कंट्रोलिंग ऑफ फीवर दीज टू आर इंडिपेंडेंट। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हम तीन कंडीशन में यूज़ करते हैं: गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। तो ये तीन जो यहाँ पे एप्लीकेशंस है ये काई स्क्वायर के हैं और काई स्क्वायर हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेस्ट करें, हम इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करें और हम होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से। Like the test of homogeneity, the first one is test of goodness of fit of distribution. So this test enables us to see how well does the assumed theoretical distribution such as binomial distribution, Poisson distribution or normal distribution fit to the observed data. तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड है और वो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारे पास होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो फिट हो रहा है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो गुडनेस ऑफ फिट है वो हमारे पास नहीं हो रहा है। तो if chi-square calculated is greater than chi-square tabulated value which n-1 with n-1 degree of freedom,
then the null hypothesis is rejected, otherwise accepted. And if null hypothesis is accepted, then it can be concluded that the given distribution follows the theoretical distribution. तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास है कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रहा है. टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, दैट्स अनदर वन जो एक एप्लीकेशन है ऑफ काई स्क्वायर. This test can also be used to test whether the occurrence of events follow uniformity or not. तो यूनिफॉर्मिटी जो है इवेंट्स की वो अकर हो रही है कि नहीं हो रही. द एडमिशन ऑफ फॉर एग्जांपल द एडमिशन ऑफ पेशेंट्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल in all days of week is uniform or not can be tested with the help of chi-square test. तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसकी chi-square टेस्ट की कि हमारे पास जो होमोजेनिटी है वो हम टेस्ट करते हैं कि क्या यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही. तो इस सिचुएशन में अगर chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है chi-square टेबुलेटेड वैल्यू से, जो कि हमारे पास एक कंडीशन है नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द अकरेंस ऑफ द इवेंट्स. और अगर यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिशन ऑफ पेशेंट थ्रू आउट द वीक, लेकिन अगर chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो फिर हमारे पास जो यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिशन ऑफ पेशेंट थ्रू आउट द वीक इज नॉट एग्जिस्ट. कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, मैनुअली जो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट इज chi-square is equal to summation observed minus expected, that is bracket square, and denominator is the expected values. यहाँ पे O जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, E जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल are exactly alike, chi-square is 0. But generally due to the sampling errors, chi-square is not equal to 0. क्योंकि samples में जो values है उसमें fluctuations होते हैं, not all the values are same, so because of that chi-square is not equal to 0. Steps involved in calculation, कैसे हम इसकी calculation करेंगे? So calculate the expected frequencies and the observed frequencies. जो expected frequencies है, if E the cell frequencies that would be expected in the contingency table. The table if the two variables were statistically independent. तो हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो कॉलम टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे रो टोटल से, जहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, और उसको टोटल नंबर पे हम डिवाइड करेंगे. ये आगे हम जाके एक एग्जांपल में इसको करेंगे. To obtain the expected frequency for any cell in any cross tabulation in which the two variables are assumed independent, multiply the row and the column totals of that cell and divide the product by the total number of the cases. जैसा कि यहाँ पे हमारे पास chi-square कैलकुलेटेड एज follows. यहाँ पे summation that is the observed frequencies minus expected frequencies minus that's a total of observed frequencies and square and divide by expected frequencies. अच्छा, कुछ कंडीशंस है इसकी एग्जांपल करने से पहले जो कि हमारे पास इसका होना ज़रूरी है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो ये है कि डेटा मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज. हमारे पास डेटा जो है वो फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में होनी चाहिए, वरना हम फिर chi-square टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते. द फ्रिक्वेंसी डेटा मस्ट हैव अ प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास जो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि उसको हम जो कैटेगरीज है उसको अरेंज करते हैं इन कॉन्टिजेंसी टेबल. ऑब्जर्वेशन थर्ड जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस. हमारे पास जो रैंडमनेस है वो उसमें होनी चाहिए. ऑल द आइटम्स इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. डेटा में अगर हमारे पास डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर ये इनडिटर्मिनेट सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं.
No group should contain very few items, say less than 10. This is a condition. 10 से कम इसमें नहीं होनी चाहिए. Frequencies are less than 10. Regrouping is done by combining the frequencies of adjoining groups so that the new frequencies become greater than 10. तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे दैट्स नंबर टर्न्ड ऑफ जो हमारे पास एक डाई की एक एग्जांपल है यहाँ पे ये एक लड्डू का चक्का जो है एक हम रोल करते हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लड्डू के चक्के में 6 साइड्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 रिजल्ट्स हमारे पास पॉसिबल हैं 132 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो हम बार बार जो लड्डू है का चक्का वो हम रोल कर रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं. यहाँ पे 1 जो है वो 16 टाइम अकर हुआ है 2 20 टाइम 3 25 टाइम 4 14 टाइम 5 29 टाइम और 6 28 टाइम. अब यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ टर्न ऑफ 1 2 3 4 दैट्स ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो हमने ऑब्जर्व किया कि 1 हमारे पास है. अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज है चूँकि हमारे पास 6 साइड्स हैं दैट्स टोटल हमारे पास 132 है. तो 132 में जो हमारे पास यहाँ पे 1/6 साइड है तो 22 हमारे पास जो फर्स्ट वन है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी. तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज तो ये है चूँकि 6 हमारे पास है और हर एक के सेम चांसेस है. वी डोंट नो बिफोर रोलिंग द डाई कि हर एक के कितने हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे. तो यहाँ पे ऑब्जर्व को हम एक्सपेक्टेड से माइनस करेंगे फिर उसको स्क्वायर लेंगे और फिर उसको जो करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है उस पर डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है काई स्क्वायर की वो 9 आ रहा है. अगर हम टेबल वैल्यू देखें 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे वो हमारे पास 11.071 आ रहा है. तो आप अगर कैलकुलेटेड वैल्यू को देखें तो वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है. तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है जब कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉल है टेबल वैल्यू से तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. कंपेयरिंग कैलकुलेटेड द टेबल वैल्यू का स्क्वायर वी फाइंड द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू and as such could be arisen due to fluctuation of sampling. The result thus supports the hypothesis and it can be concluded that die is unbiased. तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी. यार्ड्स करेक्शन यहाँ पे हमारे पास एक टर्म यूज होता है काई स्क्वायर में इन कंटिजेंसी टेबल द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आर स्मॉल लेस से लेस देन 5 देन काई स्क्वायर टेस्ट कैन नॉट बी यूज. तो ये कंडीशन है यार्ड्स करेक्शन की कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज है वो 5% से स्मॉल ना हो. अगर स्मॉल है तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते. In that case, the direct formula of the chi-square test is modified and given by Yards correction. अगर आप यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में तो फिर आपको ये जो फार्मूला है वो यूज़ करना होगा. That is the total number of values. That's A, D, B, C. That's a contingency table. We have the first value, we have the fourth value, the multiple of first and fourth value, the multiple of second and third value. That's the absolute of the difference of AD minus BC minus that's 0.5 the total number of observation and that's whole square and divide by row 1 row 2 column 1 and column 2 that's the multiple of all of this. कुछ लिमिटेशन है काई स्क्वायर टेस्ट है जो काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है. दिस टेस्ट अप्लाइड इन 4 table will not give a reliable result with 1 degree of freedom if the expected value in any cell is less than 5. तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू चूँकि लेस देन 5 है तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है फिर हमें यार्ड्स करेक्शन की ज़रूरत होती है. हाँ
जो थर्ड है, इवन इफ यार्ड्स करेक्शन द टेस्ट में बी मिसलीडिंग इफ एनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज मच लेस। तो यार्ड्स करेक्शन तो एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज लेस देन 5, लेकिन उस सिचुएशन में भी ये चांसेस है कि रिजल्ट्स हम मिसलीड करें। In a contingency tables larger than 2 cross 2 yards correction cannot be applied। तो अब contingency table yards correction तो हम 2 cross 2 जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा हो जाते तो फिर हम yards correction भी अप्लाई नहीं कर सकते। Interpret this results with the caution if sample total is value less or the cell is less than 50%। So thank you very much for watching video। उम्मीद है कि आप लोगों को काई स्क्वायर के मुतालिक कुछ नॉलेज की समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रन करेंगे इस स्पीसीज में कि हम इसकी कैसे एनालिसिस करते हैं प्रैक्टिकल डेटा के लिए इस स्पीसीज में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो।